हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 12th अकाउंटेंसी तैयारी कर रहे होंगे सब लोग ने एग्जाम्स की, ठीक है। तैयारी जीत की चालू हो चुकी है और उसी तैयारी जीत की में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी थ्योरी एमसीक्यूज बन सकते हैं कंसेप्ट वाइज, उन सबको आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जल्दी से इसको। सबसे पहला एमसीक्यू जो है बेटा क्या कहता है, इट सेज व्हिच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप याद है? क्या क्या चीजें हैं? फीचर्स का मतलब क्या? फीचर्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप अगर है तो ये चीजें होती है बेटा जो कि उसमें हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। नाउ फीचर्स अगर अपने को याद है तो अपन इसको बहुत इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। कहता है देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में होता है? बिल्कुल होता है जी। सेकेंडली इट सेज लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? देखते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। थर्ड एमसीक्यू, थर्ड जो ऑप्शन है वो कहता है टू और मोर देन टू पर्संस। यस डेफिनेटली, हर एक पार्टनरशिप में मिनिमम तो दो लोग होते ही हैं, साथ ही साथ मैक्सिमम एक लिमिट भी उसमें तय की हुई होती है। फोर्थ सेज अग्रीमेंट। कि क्या पार्टनरशिप का एक अग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है सब। तो एक ऐसी चीज है जो कि पार्टनरशिप में नहीं होती है, कह रहा है ना भाई, नॉट दी फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो वो क्या है जी? लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए पार्टनर्स जितने भी होते हैं ना बेटा, उन सबकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया था, बस मेरी इतने तक की ही लाइबिलिटी आपकी बनती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक दिस फीचर, ये कहां से आया? ये आया बिल्कुल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहती है फॉर ऑल द पार्टनर्स। ओके, नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। अपन ने जब बात की थी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, दो केसेस में पढ़ते थे अपन, याद करते हैं। पहला था जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है और जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। जब पार्टनर्स की कैपिटल बेटा फिक्स्ड होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि हम दो तरीके के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंडली एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तो यहां बात की जा रही है उसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। कहता है द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। किस तरीके का बैलेंस उसमें देखने को मिलता है? क्या वो क्रेडिट बैलेंस है? क्या वो डेबिट बैलेंस है? क्या वो ईदर ऑफ द टू? कोई क्रेडिट या फिर डेबिट भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो विच कैन बी द करेक्ट ऑप्शन? यस डेफिनेटली ईदर ऑफ द टू। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि भाई केवल और केवल डेबिट बैलेंस ही हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। सो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, which says either of the two option is correct beta ji. Okay, here we have next one which says interest payable on the capital of partners is recorded in IOC। देते हैं अपन पार्टनर को, बिल्कुल देते हैं जी। अब इस IOC को अपन कहां रिकॉर्ड करते हैं? देखिए एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता ही है, लेकिन और कहां होता है? देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो पहला तो मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में IOC को अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन और कौन सा अकाउंट है? दिमाग लगाएंगे और आंसर आएगा क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही वो अकाउंट है बेटा जी जिसमें IOC जब पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको अपन डेबिट साइड में लिख करके दिखाते हैं, क्योंकि ये एक खर्चा है फॉर्म का, राइट। और पार्टनर जो पैसा लेकर के जाएंगे, जो पैसा अपोर्शन करेंगे, वो सब किस में देखा जाता था? वो इसी पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा जाता था, राइट। Here we have the fourth question. In the absence of any agreement, the profits और losses of the firm are shared। देखिए इस क्वेश्चन में हम कई बार कंफ्यूज भी होते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब जो अगर हमें लॉसेज और प्रॉफिट्स को बांटना है तो वो किस रेशियो में बांटा जाएगा? हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन कहता है भाई कि इन कैपिटल रेशियो, कि जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस रेशियो में बांट दो। सेकेंडली कहता है डिफरेंट प्रोपोर्शन, अब वो कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है भैया, ठीक है। थर्ड कहता है इक्वली, कि नहीं साहब चाहे किसने कितने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, हमें जो पार्टनर्स को जो आपस में प्रॉफिट्स बांटने हैं, लॉसेस बांटने हैं, वो इक्वली बांटने हैं। एंड फोर्थ सेज नन ऑफ द अबव।
तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें से? बिल्कुल जबरदस्त, जल्दी से दिमाग लगाएंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे आंसर, देखते हैं कितना ये आंसर हमारे करेक्ट आते हैं, राइट? सो यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट विच इज दी इक्वली, कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है ही नहीं, बना हुआ नहीं है, और पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेज हो रहे हैं उसको किस रेशियो में बांटा जाए, तो वो रेशियो है बेटा इक्वल रेशियो, 1:1:1 है, जितने पार्टनर से उतने पार्टनर्स को इक्वली उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट है भाई? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्यों बनाते हैं अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पर क्यों बनाना है, क्या रीजन है? आइए बढ़ते हैं। क्या वो फाइंड आउट नेट प्रॉफिट है? जरूरी है क्या प्रॉफिट ही होगा हमेशा फॉर्म में? सेकंड, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, कि भाई कितना प्रॉफिट आपस में बांटना है, क्या यही रीजन है? थर्ड सेज क्रिएट अ रिजर्व फंड, कि भाई नहीं हमें तो एक रिजर्व फंड क्रिएट करना है, इसलिए हमें P&L अप्रोप्रिएशन को बांटना है, बनाना है। या फिर डी, नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट से आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, देखिए, और करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है दैट इज द फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, की वास्तविकता में फर्म को सारे खर्चे करने के बाद में कितना इतना प्रॉफिट है और किस रेशियो में से बांटा जाएगा, इस चीज को ही कैलकुलेट किया जाता है हमारे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। होप आप सब इसको बनाना इस समय पर सीख गए होंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम हर एक चैप्टर के जो बेसिक रिवीजन क्वेश्चंस रहने वाले बेटा, जिससे पूरा चैप्टर कवर होगा, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट? हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। कहता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है, इन दैट केस पार्टनर को क्या दिया जाएगा? दिया क्या क्या जाएगा? क्या वो कमीशन है, क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, क्या वो सैलरीज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, कि भाई सब कुछ दे देंगे अपन, ठीक है? और पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड, तो क्या नहीं दिया जाएगा? ठीक है, क्या नहीं दिया जाएगा? तो बेटा ना तो कमीशन दी जाती है, ना ही IOC दिया जाता है, और ना ही सैलरीज दी जाती है, ठीक है? सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना हुआ नहीं है, डीड बनी हुई नहीं है, तो पार्टनर्स को इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं दी जाती है। ये सारी ही चीजें क्या है? नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। अगर ये सब चीजें चाहिए, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन माइट अ पार्टनरशिप एडमिट अ न्यू पार्टनर। भाई पार्टनरशिप में एडमिशन के केसेस पढ़े थे अपन ने, पर एडमिशन किस केस में होता है? आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें आज एक नया पार्टनर की रिक्वायरमेंट है? तो उनके लिए कुछ ऑप्शन है बेटा जी। पहला ऑप्शन कहता है ओनली व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड्स टू लीव, कि भाई 4 पार्टनर थे, इनमें से एक पार्टनर कहता है कि अब हमें क्या करना है भाई, हम जा रहे हैं, हम रिटायर हो रहे हैं। क्या सेकंड ऑप्शन है? व्हेन देयर इज अ नीड फॉर एडिशनल कैपिटल और एक्सपर्टीज। 2 चीजें चाहिए भैया, एक तो पैसा एडिशनल कैपिटल, और दूसरा एक्सपर्टीज चाहिए हमें, ठीक है? कि हम चला रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं अच्छा से, लेकिन हमें चाहिए कि और ज्यादा एफिशिएंटली हम पार्टनरशिप को चला सके, उसके लिए कुछ एक्सपर्टीज हमें चाहिए। थर्ड, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्मेशन, कि जब पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है उसी समय पर बस हमें एक एडमिशन कर लिया भैया लोगों का, है ना? क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर डी, व्हेन द पार्टनरशिप वांट्स पार्टनर्स वांट्स टू डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि नहीं साहब, हमारी जो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से, हम उस प्रॉफिटेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं बेटा। तो यस, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, विच सेज जब भी कभी भी पार्टनरशिप फर्म को कुछ एडिशनल कैपिटल चाहिए हो या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज चाहिए हो बेटा, कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज चाहिए हो, तो वो नए पार्टनर को अपने यहां पर एडमिट करते हैं। 3 पार्टनर थे, अच्छे से फर्म चला रहे थे, लेकिन और बेटर कैसे की जाए, उसके लिए चौथे पार्टनर को एडमिट किया जाता है बेटा जी। ओके, सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर कॉल्ड। अपन कहते हैं इसको कि भाई हमने पार्टनरशिप में 3 जने थे, चौथे को एंटर किया, बट इस प्रोसेस को कुछ कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको हम पढ़ते हैं, वो क्या है? क्या वो डिसोल्यूशन है, क्या वो लिक्विडेशन है, क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर टर्मिनेशन है? देखिए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मतलब कि पार्टनर तो खत्म हो गए, 3 पार्टनर थे, आपस में
खत्म कर दिया, ठीक है, और पार्टनरशिप को बिल्कुल ही हमने जो है वो कंटिन्यू किया। लिक्विडेशन भी यही है कि जितने असेट्स लायबिलिटीज से उनको सेल करके पे बैक करके और फाइनली जो है वो फर्म को क्लोज कर दिया। टर्मिनेशन भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है एडमिशन की, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको कहते हैं अपन क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, अब डी को हम एंट्री दे रहे हैं साहब, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म थी बेटा जी, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, वो अब डी को एंटर करने के बाद में क्या हो रही है, दोबारा फॉर्म हो रही है, खत्म नहीं हो रही, दोबारा फॉर्म हो रही है, तो इस टर्म को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको एक असेसमेंट की तरह लीजिए बेटा जी, अपनी कॉपी में साथ के साथ क्वेश्चन वाइज आंसर अपने जो है वो मार्क करते चलिए, जो जो आंसर करेक्ट आ रहे हैं उसको टिक करते जाइए, लास्ट में स्कोर को मैच करके देखिए कि क्या आपको वास्तविकता में इन क्वेश्चन के आंसर उतने एक्यूरेटली पता थे, ठीक है। रिवीजन एक बहुत बेटर तरीके से होगा, ठीक है, और इंटरेक्शन भी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज which of the following statements regarding the admission of a new partner is true। देखिए अगर कोई पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं अपन, किसी नए पार्टनर के एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला कहता है द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट, कि 2 पार्टनर थे, तीसरे को लाना है, या 3 पार्टनर थे, चौथे को एडमिट करना है, तो बाकी के जो 3 हैं उनसे पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट। सेकंड है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप सॉरी द न्यू पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल, कि नया पार्टनर जो आया वो जितना कैपिटल लाया केवल उसकी लायबिलिटी उतनी कैपिटल तक ही है। थर्ड कहता है बच्चे द न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज डिटरमिन्ड सोनली बाय द न्यू पार्टनर, कि भाई जो भी नया पार्टनर का नया शेयर जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस में, वो सारा का सारा कौन बताएगा, न्यू पार्टनर जो आ रहा है वही बताएगा। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, डी ऑप्शन देखते हैं। द न्यू पार्टनर मे ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल और एक्सपर्टीज टू द पार्टनरशिप, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इवन, कि भाई न्यू पार्टनर जब आता है तो उससे 2 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, एक तो वो एक एडिशनल कैपिटल लेकर के आएगा, सेकेंडली कुछ एक्सपर्टीज वो जो है वो अपने साथ में इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में। सो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, और यस द करेक्ट आंसर हियर सेज द डी ऑप्शन, द न्यू पार्टनर मे ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल और एक्सपर्टीज टू द पार्टनरशिप, राइट। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट हैपेंस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, कि भाई 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:2:1, अब एक नया पार्टनर आया, ठीक है, पार्टनर एक्स, जैसे ही एडमिट हुआ, इस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। वी हैव ऑप्शंस, दे रिमेन द सेम, कि जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वैसे का वैसे ही अभी भी बना रहेगा। सेकंड, दे आर रीनेगोशिएटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नहीं भाई चारों बैठ करके दोबारा बैठेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि नहीं चलो हमारा ये पुराना शेयर हुआ करता था, अब हम ये शेयर जो है वो रखा करेंगे, ठीक है, ऐसा एक नेगोशिएशन होगा। क्या दे आर डिटरमिन्ड सोनली बाय द न्यू पार्टनर, नहीं भाई नया पार्टनर आया और वही डिसाइड करेगा कि पुराने पार्टनर कितना शेयर्स लेंगे और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सुनने में काफी वो अलग सा लगता है, नहीं। नाउ डी ऑप्शन, दे आर अबॉलिश्ड, कि भाई ये सब कुछ भी नहीं होगा, इन सब में इनको जो पुराने पार्टनर्स को हटा दिया जाएगा, उनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो नया लेगा। तो भाई डी ऑप्शन तो सुनने में ही पता लग गया है कि नहीं हो सकता। ये सी ऑप्शन इज कैन नॉट ऑल्सो बी करेक्ट, ठीक है। बात आती है ए और बी, दे रिमेन द सेम या फिर दे आर नेगोशिएटेड रीनेगोशिएटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो भाई हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं हमें एक बात समझ में आती है कि एनपीएसआर कैलकुलेट किया जाता है। एनपीएसआर कैलकुलेट कब किया जाता है भाई, जब नया पार्टनर आता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि नए पार्टनर आपस में बैठ करके एक नया शेयर डिसाइड करते हैं कि भाई नए पार्टनर के आने के बाद में जो हमारा शेयर रहने वाला है, नया रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप जो हुई है उसका जो नया शेयर रहने वाला है वो इतना 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 रहने वाला है, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके। Okay, now here we have next question, question number 11 it is, which of the following is not typically considered when admitting a new partner? नया पार्टनर लाना चाहते हो, हाँ, लेकिन इनमें से
कौन सी ऐसी चीज है जिस पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता किसी भी नए पार्टनर को जब एडमिट किया जाता है? तो भाई यहां पर है सबसे पहला न्यू पार्टनर्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। भाई ये तो जरूरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड, इनमें से क्या ऐसी चीज है जिसको देखा ही नहीं जाता? ये तो देखा जाता है भाई पैसा कितना लाएंगे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप कितना करेंगे, कैपिटल कितनी लाएंगे, वो तो देखा ही जाता है, राइट। सेकेंडली द न्यू पार्टनर्स स्किल एंड एक्सपर्टीज, कि जो नया पार्टनर आ रहा है जी वो कितना स्किल्ड है, कितना वो एक्सपर्ट है, उसको भी अपन देखते हैं साहब, राइट। एंड थर्ड सेज द न्यू पार्टनर्स एज, कि भाई नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी एज कितना है, ठीक है। कुछ इररिलेवेंट सा लगता तो है। डी ऑप्शन द न्यू पार्टनर्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द पार्टनरशिप डायनामिक, कि भाई हमारे यहां पर जो नया पार्टनर आएगा उससे क्या फायदा हमें होने वाला है, ठीक है, क्या उसका इंपैक्ट होने वाला बिजनेस पर, क्या इसको एसेस करते हैं? बिल्कुल करते हैं बेटा, इसी के बेसिस पर तो नए पार्टनर को एडमिशन लिया जाता है, राइट। लेकिन एक चीज है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, दैट इज द पार्टनर्स की जो एज है, दैट एज, ठीक है, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, राइट। पार्टनर कितना भी ओल्ड हो, ठीक है, वो अपन को ये देखते हैं सबसे पहले कि भाई वो कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, राइट। तो पार्टनर्स की एज दैट कैन बी ignored while admitting a new partner. Okay, here we have next question. Question number 12. What is the legal process called when the partner retires from the partnership? Wow, ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी आया था जिसमें एडमिशन से रिलेटेड था, ठीक है, कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो इस प्रोसेस को एक लीगल टर्म दिया गया है। ऐसा ही लीगल टर्म रिटायरमेंट के टाइम पर भी दिया गया है। वो लीगल टर्म क्या है? ए ऑप्शन है इधर इट इज डिसोल्यूशन। देखिए यहां पर मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, रिटायरमेंट। तो डिसोल्यूशन क्या, इसको डिसोल्यूशन कहते हैं, क्या उसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, लिक्विडेशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए ऐसे टर्म्स तो हमने नहीं पढ़े थे इसमें पार्टनरशिप में, राइट। हम कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें, डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, डेथ की, तो दो चीजें होती है कि भाई या तो रिटायरमेंट ऑफ डेथ हुआ तो एक पार्टनरशिप खत्म होती है, और एक होती है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, की फर्म को ही क्लोज कर दिया जाता है। देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो कैसे भी करके इसका आंसर डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस होता है, राइट। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या कहेगा बेटा जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ईदर यू आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर और एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर इज बीइंग रिटायर्ड, ठीक है, या डेथ हो रही है, तो उन केसेस में क्या निकल के आता है बच्चा जी, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, आई होप दिस विल बी रिमेंबर्ड, अच्छे से याद रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड? अपनी कैपिटल फिक्स है बेटा जी। अभी अभी अपन ने क्लास में बात करी थी इसके बारे में कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो कौन कौन से अकाउंट, व्हिच व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कौन से अकाउंट्स को अपन ओपन करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल। तो बच्चे जी हमारे पास चार ऑप्शन है, ओनली करंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, या फिर डी ओनली कैपिटल अकाउंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एंड दैट इज द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यस, हम दो तरीके के अकाउंट्स बनाते थे जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हुआ करती थी। पहला था कैपिटल अकाउंट, जिसमें अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कोई विड्रॉल हुआ है रिगार्डिंग दी परमानेंट कैपिटल, तो उसको अपन नोट करते थे। कितना भी आईओसी, आईओडी, आईओएल, ठीक है, ये सब प्रोवाइड किया जाता था, कमीशन, सैलरी, वो सब करंट अकाउंट में किया जाता था, राइट। तो ये सब ट्रीटमेंट था किसका, जब पार्टनर्स की कैपिटल कैसी थी बच्चे, फिक्स हुआ करती थी, ठीक है। इस शब्द पर ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले टारगेट करो कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो किस तरीके से जो है वो रखी जाती है, क्या वो फिक्स्ड के बेसिस पर है, क्या वो फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आगे ना वही बात, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है बेटा, ठीक है, इसमें जो आईओसी प्रोवाइड किया जाता है तो वो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं अपन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो आईओसी, अभी अभी जस्ट मैंने बात करी है इसके बारे में कि जब आईओसी प्रोवाइड करोगे और कैपिटल कैसी है जी, फिक्स है, तो किस में आईओसी को अपन क्रेडिट करते हैं, जिससे इज दी पार्टनर्स का करंट अकाउंट बेटा,
ठीक है। इस पार्टनर के करंट अकाउंट में जब अपन देखें तो आईओसी को यहां पर क्रेडिट किया जाता है, राइट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जितना भी कैपिटल उनका बनता है उसके हिसाब से आईओसी, राइट। सो ये कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? दिस इज पार्टनर का करंट अकाउंट, राइट। क्या देखिए ऑप्शन है इसमें? बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पर गिवन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें रहने वाला है, ठीक है। नाउ हियर वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है, बिल्कुल है जी। दो चीजों में कंफ्यूजन होगा आपको, यहां पर ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, क्या वो प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप है? नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कैसे हो सकता है भाई? आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ कुछ हमने पढ़ा हुआ था। यस, आर्टिकल्स या तो ये हो सकता है या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बेटा ये कंपनी के केसेस में बनाया जाता था, राइट। लेकिन हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं ना प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो भाई जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तब अपने वो करना होता था। क्या चीज है वो पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। तो भाई आंसर करेक्ट जो आने वाला है दैट इज दी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। यस, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप यही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। कैसे पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं वो रहने वाले हैं, आईओसी कितना होगा, आईओडी कितना होगा। तो पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम है, ओके। हियर वी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विद। पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो रहा है, इन दैट केस जो कैपिटल अकाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का उसको किस चीज से क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे को पूछा गया है। तो भाई सिंपल सिंपल सी बात है, हमारे पास चार ऑप्शन है। गुडविल ऑफ द फर्म, क्या उसको फर्म की गुडविल का पार्ट दिया जाता है? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो उनको दिया जाता है। हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, या फिर केवल और केवल उसका जो पार्ट है शेयर ऑफ गुडविल वो उसको पे किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव। तो बच्चे जब भी कोई पार्टनर यहां पर रिटायर हो रहा हो तो जितना उसका पार्ट ऑफ गुडविल बनता है केवल उसी को वही चीज दी जाती है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें यह बताया हुआ है कि हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल ही उसको दिया जाता है। जब भी देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The amount of a joint life policy is credited into the capital accounts of dash on account of the death of the partner, ठीक है। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था। एक ऐसी पॉलिसी कराई जाती है जो सब मिलकर के पार्टनर्स अपनी करा के रखते हैं। कोई भी डिकीज हो, किसी की भी डेथ हो जाए तो उस JLP से जो पैसा है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लें, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ डैश। किसके कैपिटल अकाउंट्स में उसको क्रेडिट किया जाता है? पहला है डिकीज पार्टनर ओनली, डिकीज मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो। सेकंड, द डिकीज पार्टनर एज वेल एज ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, कि एक तो जो मर गया वो पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में देंगे, और जो बच गए पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में भी उसको दिया जाएगा। इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर डी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द न्यू पार्टनर। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही हो सकता है बताइए भाई? तो बहुत सिंपल सी बात है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सबने मिलकर के थी। तो जब किसी भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका पैसा जो भी इंश्योरेंस का होता है वो डिकीज पार्टनर को भी मिलता है, एज वेल एज जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर से बेटा उनको भी दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, ओके। हियर वी हैव नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 18, the distribution on the of a joint life policy amount is received by a firm in। जब हमें कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट मिला है बेटा, अब हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा? भाई ऑब्वियसली जब जो पार्टनर्स अवेलेबल थे उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता था उसी में किया जाएगा। तो बट नेचुरल सी बात है। तो क्या कैपिटल रेशियोज ऑफ क्लोजिंग बैलेंस? नहीं, ये ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट। पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यस, क्योंकि जब वो पार्टनर की डेथ हुई उस समय पर जो रेशियो एग्जिस्ट करता था उसी रेशियो में JLP यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसा जो रिसीव हुआ है बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या ऑप्शन सी सही हो सकता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नहीं भाई,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिक्रीज पार्टनर का तो रेशियो ही नहीं होगा। एंड डी ऑप्शन कैपिटल रेशियोज ओपनिंग बैलेंसेस, तो भाई ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि भाई जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है उस केस में जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको किस चीज से डेबिट करते हैं। आपके पास ऑप्शन है बेटा, ऑल असेट्स दैट आर टू बी रियलाइज, जितने भी असेट्स हम बना रहे हैं, हम रियलाइज करने वाले हैं उन सब के अमाउंट से, या फिर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, जितने भी हमारी बाहर की लाइबिलिटीज पे बैक करनी है हमको वो सारी लिखी जाती हैं। कैश रिसीव्ड ऑफ द सेल ऑफ असेट, कि हमने जो भी सामान बेचे, जो भी असेट्स बेचे, उससे जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ, क्या ये है, या फिर एनी असेट्स वर टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर, कि भाई कोई असेट अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया उसके अमाउंट से अपन उसको डेबिट करते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है बेटा? तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं बेटा। ये हमारी बैलेंस शीट होती थी, अगर आपको याद हो, इसमें यहां पर अपन असेट्स लिखते थे और यहां पर लाइबिलिटीज हुआ करती थी, राइट। बस अपने को क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करना है, ठीक है, और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा इजी सा फंडा है इसका। भाई जितने भी असेट्स हैं उनके जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसको यहां पर पोस्ट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसको यहां पोस्ट कर दो, ठीक है, क्रॉस हो गया। जितनी भी लाइबिलिटीज आपने यहां से यहां पोस्ट करी और जितने में भी उसको रियलाइज कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो, उन सबको आप यहां पर करो पोस्ट, और जितने भी असेट्स आपने यहां पर लिखे थे और असेट्स को बेचने से जो पैसा रिसीव हुआ उसको आप लिख दो यहां। तो देखिए किससे क्रिस क्रॉस ऐसा ये अकाउंट बनता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, यहां पर क्या लिखते हो बेटा? तो यहां पर लिखते हो आप जितना भी असेट्स हैं उनके बैलेंसेस को आप लिखते हो। देखिए क्या ये ऑप्शन आपको गिवन है, ऑल असेट्स दैट आर टू बी रियलाइज, जितने भी असेट्स हमें रियलाइज करने हैं उनके जो भी बैलेंसेस हैं उसको अपन यहां पर लिखते हैं, ठीक है। Here we have next question, question number 20th. The amount realized from an unrecorded assets credited to dash on the dissolution of firm, कि हमारे पास कोई भी असेट थी सर, उसको रियलाइज करने पर जो भी पैसा आता है उसको हम किस अकाउंट में लिखते हैं? क्या वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, क्या वो कैश अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट? देखिए क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट है, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड असेट को रियलाइज करके जो भी पैसा आया है तो कौन से अकाउंट में लिखोगे? भाई सीधी सीधी बात है, रिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड था, पैसा आया है, असेट्स को बेचने से आया है, तो कौन सा अकाउंट आता है? तो वो आता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। विच अकाउंट इट विल बी? रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 21। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, किस तरीके का अकाउंट है ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आया हुआ है बच्चे, कि रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलरली जो है वो किस नेचर का अकाउंट है? क्या वो पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल, रियल, या रियल होगा, या फिर नन ऑफ द अबव? तो भाई सिंपल सी बात है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है बच्चे? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर शोन इन, जैसे असेट्स को पे किया था तो हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया था, ऐसे ही अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है उसको अगर आप पे कर रहे हो तो उसको कहां दिखाओगे? तो भाई डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम चलें थोड़ा सा पीछे चलें, तो यहां पर हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट को परफॉर्मा बनाया था, राइट, कि लायबिलिटीज जितनी है उसको यहां पर पे करेंगे, है ना, पोस्ट करेंगे, और उसके बाद जब उनकी पेमेंट की जाएगी तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बिल्कुल ऑप्शन है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए को सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। कंसेप्ट पकड़ के चलोगे बेटा, एमसीक्यू 100% सही जाने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करा करो हमेशा, ओके। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आता है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर में हमने सीखा था इसके बारे में, लेकिन उस अमाउंट को आप एक लिमिटेड जगहों पर ही यूटिलाइज कर सकते हो। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते हो? बहुत सारी थी भाई उनमें से आपसे एक चीज पूछी जा रही है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू फॉर पेइंग डिविडेंड टू द मेंबर्स, कि जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर रहे हो,
फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू द मेंबर्स, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, या फिर फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये सब चीजें अलाउड हैं एसपीआर जो अकाउंट हमारा बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें से पे करने के लिए। लेकिन यस, वन थिंग विच यू कैन नॉट डू आउट ऑफ दिस एसपीआर अकाउंट, दैट इज दी पेइंग डिविडेंड्स टू द मेंबर्स। कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो भी हैं, शेयर होल्डर्स जो है, उनको डिविडेंड्स पे करना है, कम पड़ रहा है पैसा, देना ज्यादा चाहते हैं, या फिर कुछ और केस है, इस केस में डिविडेंड्स अगर आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से रिजर्व से देना चाहते हो तो बेटा वो नहीं दे सकते हो आप, राइट। Here we have next question, what does reserve capital mean? ये जो पार्ट है रिजर्व कैपिटल, कई तरह की कैपिटल पड़ी थी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, ठीक है, ये सब तरह की कैपिटल पड़ी थी, लेकिन उसी में एक और कैपिटल थी एंड दैट इज द रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए, रिजर्व कैपिटल का बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ये वो पार्ट ऑफ कॉल्ड कैपिटल होती है, बेसिकली इशूड कैपिटल होती है, जिसको अभी तक मंगाया ही नहीं गया, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन है, जब भी जरूरत पड़ेगी कंपनी को तब उसको जो है वो कॉल किया जाएगा। वो अभी पड़ी हुई है आपके पास में, शेयर होल्डर्स के पास में, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाया जाएगा, इसे अपन कहते हैं रिजर्व कैपिटल। देखिए क्या ऑप्शन में है, अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब तो किया था, ठीक है, 10 का शेयर हमने खरीद तो लिया, राइट, 10 रुपए का शेयर था, लेकिन अभी तक कंपनी ने 8 ही रुपए मांगे हैं बेटे जी, अभी तक कंपनी ने 2 रुपए आपसे कॉल ही नहीं किए, तो दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। कौन सी बेटा जी? अनकॉल्ड अप कैपिटल। बट ये सब्सक्राइब तो है ना, तो यही वो कैपिटल होती है जिसे अपन रिजर्व कैपिटल कहते हैं। देखिए कितना सिंपल सी लैंग्वेज में इसकी एक डेफिनेशन आपको दी गई है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एन इशू ऑफ शेयर दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। देखिए शेयर इशू किए, ठीक है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के लिए, कुछ स्पेशल, कुछ अलग, ठीक है, तरीके से इशू हुआ है, कुछ ही लोगों के लिए इशू किया गया है, ऐसे इशू ऑफ शेयर्स को क्या कहा जाता है? आगे कुछ ऑप्शंस है। पहला है पब्लिक ऑफर, सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेट मतलब केवल और केवल कुछ लोगों तक आप पहुंचे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे अपन शॉर्ट में आईपीओ भी बोलते हैं, आजकल बहुत फेमस हो रहा है ना, एंड फाइनली वी हैव द नन ऑफ द अबव। तो बेटा पब्लिक ऑफर तो ओपन फॉर ऑल पब्लिक है, लेकिन सेकंड हम कहें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तो ये वो शेयर्स हैं जो केवल और केवल कुछ लोगों के लिए, लिमिटेड पर्संस के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, आंसर बी कैन बी द करेक्ट वन, राइट। तो 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, राइट, एंड आई होप मैक्सिमम आंसर्स अभी तक करेक्ट आ रहे होंगे, राइट। स्कोर अभी तक कितना भी हुआ उसको जरूर मैसेज कीजिएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आउट ऑफ 25 अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही आए हैं, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, when shares are forfeited the share capital account is debited with, शेयर को फोरफिट कर चुके हो आप, राइट। अब शेयर कैपिटल कौन सा वाला अकाउंट है? शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको किस अकाउंट, किस अमाउंट से जो है वो हम डेबिट करते हैं? तो भाई क्या वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, या फिर वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, या कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स है, या फिर पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स? देखिए कौन सा अमाउंट है इसमें से, बिल्कुल फटाफट से दिमाग लगाएंगे। शेयर कैपिटल फोर फीचर वाली एंट्री याद करेंगे थोड़ा सा, वहां पर जब हम बात करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट की, कितने अमाउंट से हम उसको डेबिट करते थे, याद कीजिए, बिल्कुल जितना वास्तविकता में आज तक जितने भी शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है उनसे मंगाया कितना पैसा गया है, राइट, दैट कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स, राइट। इसी वैल्यू को अपन शेयर फोरफीचर और शेयर कैपिटल अकाउंट में अपन इसमें लिखा करते थे। याद है इसकी एंट्री अपने को? यहां पर अपन लिखते थे शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट किया करते थे, राइट। और जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है ना बच्चे, अभी तक जितना पैसा मांगा है शेयर्स पर, सपोज कीजिए 500 शेयर्स पर अभी तक केवल 8 ही रुपए मांगे, तो 4000 रुपए से इसको डेबिट किया जाएगा। फिर यहां पर लिखते थे जितनी भी कॉल्स हमें नहीं दी गई हैं, दैट इज शेयर, सपोज कीजिए अलॉटमेंट नहीं मिला आपको, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। सपोज कीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो टू कॉल्स अकाउंट, ठीक है। एंड फाइनली जितना पैसा बचता था उसको अपन लिखते थे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट में। तो यहां पर डेबिट कितने अमाउंट से कर रहे हो आप? दैट इज द कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द शेयर्स। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट?
Option number C, that will be the correct option. Okay, here we have next question. Question number 27. Forfeiture of shares results in the reduction of. अगर आपने शेयर को forfeit कर लिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंशों का हरण। बताया था मैंने आपको। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, आपने क्या किया? शेयर्स को कर दिया forfeit। नाउ इस फोरफीचर से किस अकाउंट का पैसा रिड्यूस होता है? क्या वो पेड अप कैपिटल है? क्या वो ऑथराइज्ड कैपिटल है? क्या वो फिक्स्ड असेट्स है? या फिर आपका रिजर्व कैपिटल है? तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जितना आपकी पेड अप कैपिटल है, ठीक है, पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? जो वास्तविकता में पे की जा चुकी है। भाई जब फोरफीट किया मतलब वो पैसा अब नहीं आने वाला, तो पेड अप कैपिटल दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यही वो कैपिटल का अमाउंट है जिसका बैलेंस रिड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ द शेयर्स। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? भाई डिस्काउंट अलाउड, आपने क्या किया? 500 शेयर्स को फोरफीट किया, उन 500 में से 300 शेयर्स को आपने रीइश्यू किया, पर डिस्काउंटेड प्राइस पर रीइश्यू किया। इस डिस्काउंट को आप किस अकाउंट में डेबिट करते हो भैया? ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, आंसर में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। क्या वो शेयर कैपिटल अकाउंट है, शेयर फोरफीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जनरल रिजर्व? तो भाई सिंपल सा, अगर हमें थोड़ी भी रीइश्यू की अगर एंट्रीज का याद होगा तो हमें पता है कि हमारा आंसर कौन सा है। दैट विल बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, विच इज शेयर फोरफीचर अकाउंट। और यही अकाउंट में जितना भी पैसा होता है बेटा, इससे ज्यादा का तो हम कैसे भी करके डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, राइट? तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जितना पैसा है वही यूटिलाइज किया जाता है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू को राइट ऑफ करने के लिए। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यस, इस पूरी अकेली एंट्री जो है हम बात करें तो 1 नंबर की एंट्री होती है, राइट? हम बिल्कुल जब हमारा शेयर इशू वाला जो चैप्टर है, जो उसके क्वेश्चंस हम जब अटेम्प्ट कर लेते हैं तो लास्ट एंट्री निकल के रहती है। जितना भी शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। उस अकाउंट का नाम पूछा जा रहा है बेटा आपसे। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या फिर थर्ड जनरल रिजर्व अकाउंट, और डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो हमारी एंट्री क्या करते थे, हम थोड़ी सी याद दिला देते हैं आपको। जितना भी आपका अमाउंट बचा हुआ है शेयर फोरफीचर अकाउंट में, उसको अपन किस में क्रेडिट किया करते थे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट? बार बार होने वाला प्रॉफिट नहीं है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट है, राइट? तो इसको किस में डाल दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर देखते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, होप आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ। जब रिडम्पशन के प्रीमियम की बात की जाती है बेटा, तो वो कब प्रोवाइड किया जाता है? क्या वो डिबेंचर को इश्यू करते टाइम, या फिर रिडीम करते टाइम, राइट ऑफ करने के समय पर, या आफ्टर 10 साल? भाई आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो सकता है? 5 साल बाद रिडीम कर रहे हो, 7 साल बाद रिडीम कर रहे हो, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। राइट ऑफ करने के लिए हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो सकता है? या तो इशू या फिर रिडम्पशन। दोनों में दिमाग कंफ्यूज होता है। तो यहां पर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है रिडम्पशन के समय पर प्रीमियम दे रहे हो। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा गौर से करोगे तो आंसर भी मिल जाएगा आपको। कहता है भाई कि रिडम्पशन के समय में अगर प्रीमियम पे करना है तो कब दिया जाएगा प्रीमियम को? ऑब्वियसली बेटा जी रिडम्पशन के टाइम पे ही दिया जाएगा, राइट? तो कई क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी भी होते हैं, पढ़ के आंसर आप क्रैक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को उस समय पर बेटा एक्टिव रखिएगा। ओके, हियर वी हैव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर। अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, अब उस समय पर आप किस किस जगह से पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है। क्या वो रिडम्पशन प्रॉफिट्स में से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। क्या वो रिडम्पशन कैपिटल से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। द प्रोसेस फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, क्या रिडम्पशन करने के लिए नए शेयर्स को इशू कर सकते हैं और उनसे जो पैसा आया है उससे हम रिडम्पशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही है। क्या डी ऑप्शन कहता है? देखिए ऑल ऑफ द अबव, कि भाई यस, अगर आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो आप पैसा जो भी है वो प्रॉफिट से भी ले सकते हो, कैपिटल से ले सकते हो, या फिर नए शेयर्स को इशू करके भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी इन दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आगे आपका जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थे बच्चे जी, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देने वाला है। कहता है कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है उसको कहां पर शो करते हैं भाई। और बस कुछ ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, क्या ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट किया जाता है, या फिर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई बड़ा सिंपल सा अगर पोजीशनिंग हमें याद हो तो आंसर हमारा बन जाता है कौन सा, ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पर हम जितना भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है उसको शो करते थे। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब हम बात करेंगे किसकी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, इज इन द नेचर ऑफ, ये किस नेचर का अकाउंट है भाई, क्या वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, दैट इज नन नॉमिनल अकाउंट, राइट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये एक स्पेशल तरीके का अकाउंट होता है बेटा, इसमें सारे वो रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि एक नॉमिनल अकाउंट के लिए लगते हैं। तो इसका नेचर किससे रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट से। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी शोन ऑन। देखिए अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, राइट, तो उसको कहां पर शो करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और द ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर लास्ट ऑप्शन विच इज अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एज अ नेगेटिव आइटम। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे बेटा, कहते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, पी एंड एल का कैसा बैलेंस है बच्चे, डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो उसको कहां दिखाएंगे अपन। तो बच्चे डेबिट बैलेंस अगर हम बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली दी अंडर द हेड सरप्लस एंड रिजर्व एज अ नेगेटिव आइटम, क्योंकि एक्चुअली तरीके से ये लॉस का आइटम है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, राइट। हियर वी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गुडविल ऑफ अ कंपनी इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर दिस हेड ऑफ। गुडविल भाई फर्म की जितनी भी रेपुटेशन आज तक अर्न की गई, इसको असेट साइड में तो लिखते थे, लेकिन असेट की कौन सी साइड में लिखते थे, करंट या फिर नॉन करंट। तो चार ऑप्शन से देखते हैं, क्या वो करंट एसेट्स है, क्या वो नॉन करंट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। देखिए नन नहीं हो सकता, मिसलेनियस नहीं हो सकता, बात आती है करंट या फिर नॉन करंट की। तो जरा दिमाग लगाएंगे तो गुडविल देखिए विद इन अ ईयर तो रियलाइजेबल है नहीं, राइट, इसको आप लॉन्ग टर्म में रियलाइज कर सकते हो। सो फॉर दैट मैटर ये करंट अकाउंट, करंट एसेट्स तो नहीं है, तो ये किसमें बेटा लिखा जाता है, दैट इज रिटन अंडर द नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट आइटम। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Companies Act 2013 requires that the balance sheet be prepared the prescribed form। अगर हमने थोड़ा सा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें हर एक बैलेंस शीट को बनाने के लिए एक सेक्शन गिवन है बेटा, है ना। बैलेंस शीट जो नई तरीके की हम बनाते हैं वो एक अंडर सेक्शन रखी जाती है। कौन सा सेक्शन है, क्या वो सेक्शन 128 है, 130 है, 129, या फिर उसका सेक्शन है 212। तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन बनता है 129, जिसके अंडर में हम नई वाली जो बैलेंस शीट है उसको फॉर्म करते हैं। ओके, याद रखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की तो इसको अपन बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं, कौन से हेड के अंडर में दिखाते हैं। अब बस चार ऑप्शन से बच्चे, शेयर कैपिटल, देखिए नाम अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। कहता है ऑथराइज्ड कैपिटल के अंडर में, इशूड कैपिटल के अंडर में, पेड अप कैपिटल के अंडर में, या फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, कौन से हेड के अंडर में, क्या वो ऑथराइज कैपिटल है, ये हेड है क्या, नहीं, इशूड, पेड अप, या फिर शेयर होल्डर्स फंड। यस, शेयर कैपिटल जो है बेटा वो किसके अंडर में आता है, शेयर होल्डर के फंड के अंडर में। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी थे, याद करिए, राइट। तो शेयर होल्डर फंड में कई सारी चीजें थी, तो शेयर कैपिटल इज वन ऑफ देम। अब शेयर कैपिटल दो तरीके से आती थी, आपको याद दिलाते हैं हम, एक तो थी इक्विटी शेयर कैपिटल और एक कौन सी होती थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब भी अपन शेयर होल्डर फंड की बात करते थे तो हमने सीखा था कि ESC, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जितना भी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है इन सब को ऐड कर दो, आपका शेयर होल्डर फंड निकल के आएगा, राइट। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन। जब भी अपन बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तो कौन सा तरीके से उसको दिखाते हैं, क्या वो एक सिंपल रेशियो की तरह दिखाते हैं उसको,
सिंपल रेशियो जैसे 2:1, 1:1, क्या ऐसे दिखाते हैं इसको, या फिर एक परसेंटेज की फॉर्म में, या फिर टाइम्स कि भाई 2 टाइम्स 4 टाइम्स, ऐसा कुछ नंबर ऑफ टाइम्स की फॉर्म में दिखाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, जब भी हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, है ना, तो उनको हमेशा बेटा परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया जाता है, याद रहेगा ये हमेशा। नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होगा, सिंपल रेशियो नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं। कौन से तरीके से दिखाते हैं इसको, परसेंटेज के प्रॉफिट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो, सबसे इजीएस्ट रेशियो का फॉर्मूला। देखिए रेशियोज का चैप्टर अगर करना है, एक छोटा सा आपके लिए टिप है, जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को अच्छे से बेटा पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता उसमें, राइट। फॉर्मूलाज अगर मैं सबसे पहला स्टेप जो होता है रेशियो वाले चैप्टर्स को करने का, या रेशियो वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का, इसके फॉर्मूला हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर फॉर्मूला में थोड़ा भी होने सिक्के से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो फॉर्मूलाज पर फोकस कीजिए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे रोज के इतने फॉर्मूलाज लर्न करने ही है, लिख के लर्न कीजिए बेटा, राइट। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, तभी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इतना इजी चैप्टर है, अच्छे से आराम से मार्क्स आप उसमें गेन कर सकते हो, राइट। थोड़ी सी मेहनत, बस वो थोड़ी सी मेहनत अगर हम थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स और कर लें तो इस बार 100 लाने से हमें कोई भी नहीं हो सकता अकाउंटेंसी में, राइट। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्या वो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, या वो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, या वो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स है, ईदर इट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। सबसे सिंपल था ये। तो करंट रेशियो का एक फॉर्मूला बन के आता है विच इज द CA अपॉन CL, दैट विल बी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 40 says कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, भैया आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, 3 तरीके से आपने कैश फ्लो बनाने सीखे थे, एक्टिविटीज के निकालने सीखे थे। यहां पर पूछ रहा है आपसे, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो क्या है इनमें से अगर वो हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कि भाई CA बढ़ गया, बिल्कुल CA बढ़ने से हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश था वो कम होता था, राइट। क्या वो CA का कम होना है, CL का सॉरी, करंट लायबिलिटीज कम हुई, क्यों कम हुई भाई, ऑब्वियसली पे किया होगा, कुछ पैसा गया होगा, जब पैसा गया है तो पैसा तो खर्च हुआ ही है, मतलब कैश गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कम हुआ। नीदर ऑफ द टू, नहीं भाई ये दोनों ही हैं, दैट मींस ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट वन, बोथ A एंड B, राइट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन सिंपल से कंसेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं और MCQ के आंसर ऐसे तुरंत निकल के आ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट सेज व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हिच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन की, तो इनमें से किसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। बेटा मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, या फिर रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, राइट। इनमें से किसको ऐड किया जाएगा, तो भाई जितना भी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का जो भी पैसा है, अगर इसमें कुछ पैसा आया है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक ऐसी कंपनी है फाइनेंस कंपनी जिसका काम क्या है, उधारी पर पैसा देना और बदले में इंटरेस्ट को रिसीव करना, ये इसका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है। रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी आपको इनकम करते हैं, ठीक है, उसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और वो हर पैसे को अपन लिखते हैं कहां पर, अपने जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आता है उसमें लिखते थे, राइट। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, क्या कहता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इसको किस तरीके की एक्टिविटी में लेंगे, अगर किसी इंटरेस्ट, फाइनेंस कंपनी अगर कोई पैसा दे रही है बदले में इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, तो इस इंटरेस्ट को किस तरीके की एक्टिविटी में लेंगे। तो बस 4 ऑप्शन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इधर इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए भाई, जो भी फॉर्म ऐसी है जिसका काम ही क्या है, इंटरेस्ट पर पैसा देना, है ना, पैसा उधार देना बदले में इंटरेस्ट रिसीव करना, ये इनके लिए रेगुलर इनकम का सोर्स है। तो ऐसी जो इनकम होती है उसे अपन कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर टू ऑल।
आशा करता हूं आज के एमसीक्यू से आपको रिवीजन में काफी ज्यादा मदद मिली होगी। आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं, हर एक चैप्टर को हमने आज कवर किया है बेटा, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को आज अपने ब्रशअप किया होगा, राइट। ऐसे ही और भी क्लासेस अपन लेंगे आगे, जिसमें अपन नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो उसमें अपन बनाएंगे जितने भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाले हमारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना, उनको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक एक करके। 42 क्वेश्चंस आज अपन ने सॉल्व करे हैं। इन सब का स्कोर आप लोगों ने क्या क्या गेन किया है, वो सारे कितने सही आए हैं, ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे, राइट। और देखते हैं कि भाई कि किस तरीके की आपकी तैयारी जो है वो चल रही है। तो हम सब साथ में मिलकर के करेंगे तैयारी जीत की, ओके।